गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर मार्जाग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड के लिए जो अपने भूगोल की जो दूसरी पुस्तक है, जो दूसरा अपने उसमें अपने चल रहे थे, तो दूसरी पुस्तक में मानव भूगोल है। मानव भूगोल में हम जिस प्रकार से मानव भूगोल के बारे में हमने पढ़ा था कि मानव का जो अंतर संबंध है वो इनके भूगोल के साथ प्राचीन काल से रहा है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, उन भौतिक वस्तुओं का मनुष्य उपयोग करता है और उनके साथ अंतर संबंधित रहता है, जिसमें मानव भूगोल की प्रकृति इसी प्रकार की प्रकृति दर्शाई गई है कि मानव और जो ज्योग्राफी है या भौतिक जो वस्तुएं हैं वो एक साथ संचालित होती है या एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए पर्यावरण में परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार से हम इसके विषय क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें बहुत से विषयों को सम्मिलित किया जाता है। समाज विज्ञान को इसमें अपने सम्मिलित करते हैं, राजनीति भूगोल को इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, या अपने ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर सोशोलॉजी है, सामाजिक की क्रिया है या सांस्कृतिक क्रिया है, इन सभी को जो अपने इस मानव भूगोल में सम्मिलित करते हैं। इसके बाद हमने पढ़े थे मानव भूगोल के जो उपागम है, उपागम के बारे में क्षेत्रीय विश्लेषण का उपागम पढ़ा था हमने, और उसके बाद में हमने जो है विभिन्न प्रकार से आचार परक उपागम पढ़ा था या व्यवहार परक उपागम पढ़ा था, कल्याण परक उपागम हमने पढ़ा था, जो यानी कि मानव भूगोल मनुष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है या कल्याण का जो है कार्य करती है। इसी प्रकार से हमने आर्थिक विश्लेषण उपागम पढ़ा था, तो अपने जो है इन उपागमों का अध्ययन किया था। इसके बाद हमने इसके यानी कि मानव भूगोल के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा था कि भी मानव भूगोल में अनेक ऐसे सिद्धांत पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत हमने पढ़ा था। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि 24 घंटे जो है प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। जिस प्रकार से जीन ब्रूस ने इस संबंध में कहा था कि भी कोई भी वस्तु, पृथ्वी की जो कोई भी वस्तु है, वो या तो घट रही है या बढ़ रही है, मतलब कि वो स्थिर नहीं है या स्थायी नहीं है। इनके जिस प्रकार से अपने एज की बात करें तो एज घट रही है या बढ़ रही है, तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कोई भी वस्तु है वो या तो घटती भी प्रतीत होती है या बढ़ती भी प्रतीत होती है। तो ये एक क्रियाशीलता का सिद्धांत है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है या प्रत्येक क्षेत्र जो है उसमें एक्टिव रहता है या क्रियाशील रहता है। इसी प्रकार से हमने जो है क्रियाशीलता के बाद पार्थिव एकता का हमने सिद्धांत पढ़ा था। पार्थिव एकता से मतलब मनुष्य और पृथ्वी में जो है, यानी कि एक अपने ये कह सकते हैं कि जो धरातलीय क्षेत्र है और जो मनुष्य है, उनमें जो है एक दूसरे में अंतर संबंध पाया जाता है, या अपने ये कह सकते हैं जो पर्यावरण है या जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो एक दूसरे पर आधारित होती है। मनुष्य उनसे संबंधित रहकर अपना जीवन यापन करता है, या मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हुए जो है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित रहते हैं। इसी प्रकार से हमने जो है विभिन्न प्रकार से पार्थिव एकता के बाद में हमने जो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत पढ़ा था। तो वातावरण समायोजन में हमने ये माना कि भी मनुष्य जो होता है वो वातावरण के साथ समायोजन करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वातावरण हो, चाहे वो यानी कि फिजिकली रूप से हो, चाहे वो अपने ये मानसिक रूप से हो, चाहे वो जो है बाहरी रूप से हो, या चाहे वो इंटरनल हो, आंतरिक रूप से हो, तो वो हमेशा समायोजन करता है और इस समायोजन के साथ वो अपना जीवन यापन करता है। इस समायोजन में हम ये पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से अनुकूलन की क्रिया होती है, तो विभिन्न रूप से जो है मनुष्य आंतरिक अनुकूलन भी करता है, बाह्य अनुकूलन भी करता है, जिसमें प्राकृतिक और ऐच्छिक अनुकूलन भी आते हैं। तो इस प्रकार से अनेक अनुकूलनों का सहारा लिया जाता है, जिसमें अपने ये भी कह सकते हैं कि भी अनुकूलन जो होते हैं, जिस प्रकार से अपने ये माने कि भी कोई भी मनुष्य अगर जो उत्तरी क्षेत्र से आकर दक्षिणी क्षेत्र में रहता है, यानी कि शीत क्षेत्रों से अगर उष्ण क्षेत्रों में आकर रहता है, तो उसको जो है अनुकूलन करने पड़ते हैं, उसको जीवन यापन के लिए अनुकूलन करने पड़ते हैं। उसको बाहरी तौर पर अगर अपने देखें तो बाहरी तौर पर उससे जो है विभिन्न प्रकार की, यानी कि जिस प्रकार से कोई भी भाषा उसको नहीं आती है तो वो भाषा उसको सीखनी पड़ती है। जिस प्रकार से अपने ये कहें कि दक्षिण भारत में जाकर कोई मनुष्य निवास करता है तो उसके लिए जो मलयालम भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसे आने जाने के लिए या उससे जो है संचार के लिए जो इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे अपने जो है समायोजन का सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार से रूपांतरण या परिवर्तन करता है मनुष्य। रूपांतरण से मतलब ये है कि रूपांतरित, यानी कि जिस प्रकार से अपने ये माने कि रूपांतरण की जो क्रिया होती है वो क्रिया अगर देखी जाए तो मुख्य रूप से जिस प्रकार से अगर अपने ये कहें कि जो ठंडे प्रदेशों में जो लोग निवास करते हैं, जिस प्रकार से साइबेरिया, अलास्का क्षेत्र में निवास करते हैं, उन लोगों को अगर अपने यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अगर ला दिया जाए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहना पड़ जाए, तो उनको जो है वातावरण से अनुकूलन करने के लिए जो है बाहरी तौर पर जो है
उनको प्रशीतकों का उपयोग करना पड़ता है, या एसी या रेफ्रिजरेटर्स वो जो है उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये अनुकूलन जो है अपने ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक अनुकूलन भी उनको करने पड़ते हैं, या अपने ये कह सकते हैं प्राकृतिक अनुकूलन भी उनको करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से अनुकूलन के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मानव और पर्यावरण जो है, हमने पढ़ा था मानव और पर्यावरण के बारे में। मानव व पर्यावरण, मानव व पर्यावरण, मानव व पर्यावरण में हमने पढ़ा था कि भी जिस प्रकार से मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण मानव को भी प्रभावित करता है, दोनों एक दूसरे पर आधारित रहते हैं। अब इसी प्रकार से पर्यावरण के अनेक घटकों के बारे में हमने पढ़ा था। पर्यावरण के घटक जो होते हैं, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक के बारे में हमने देखा था कि भी जिस प्रकार से मानव भूगोल में पर्यावरण के अनेक घटक पाए जाते हैं। अपने जो घटक होते हैं वो जिस प्रकार से कुछ जलवायु घटक होते हैं, कुछ जो है मृदा घटक होते हैं, कुछ जो है अपने कह सकते हैं कि तापमान आधारित घटक होते हैं, कुछ जो है अनेक प्रकार से जो है अपने ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ ज्यामितीय घटक भी आते हैं। ज्यामितीय घटक में हमने जो है जिस प्रकार से अवस्थिति है, अवस्थिति के रूप में हमने अध्ययन किया था, ज्यामितीय घटक है, या हमने जो है सामुद्रिक या स्थलीय घटक हमने पढ़े थे। इसी प्रकार से हमने जो है जो जिस प्रकार से हमने उसके बाद में जो निकटवर्ती देशों से संबंधित जो घटक है वो सारी चीजें हमने इसमें यानी पढ़ी थी। जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि ज्यामितीय रूप से अगर देखा जाए, इनकी ज्यामितीय रूप से या अवस्थिति रूप से अगर देखें, अवस्थिति के अनुसार अपने ये मान सकते हैं कि अवस्थिति एक घटक है, अवस्थिति एक घटक है। अवस्थिति में हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के घटक आते हैं। जिस प्रकार से ज्यामितीय घटक आ गया, ज्यामितीय रूप से ज्यामितीय घटक, ज्यामितीय घटक से मतलब कि पृथ्वी पर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, कोई भी देश है, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी अपने जो है महाद्वीप है, कोई भी द्वीप है, तो या कोई भी सागर है या महासागर है, तो उन सभी की जो है एक ज्यामितीय स्थिति होती है जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कहलाती है। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कहलाती है। जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि अपने कहा जाए कि जिस प्रकार से भारत की जो स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति अगर देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 78 डिग्री 17 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो ये जो इसकी जो अपने ये कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, और पूर्वी देशांतरों में अपने कहें तो 78 डिग्री 17 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये अपने यानी इसकी ज्यामितीय स्थिति है। इसी प्रकार से कोई भी बिंदु अगर अपने इस बोर्ड पे अगर कोई बिंदु में लगाता हूं तो उसकी भी एक अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। तो अपने कह सकते हैं इसे अपने ज्यामितीय घटक के रूप में अपने इसको देखा जाता है। अब ये ज्यामितीय घटक जो होते हैं विभिन्न प्रकार से अगर देखा जाए तो अलग अलग रूपों से, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं ज्यामितीय अवस्थिति जिसे अपने कहते हैं, या अपने ये कह सकते हैं कि भी सामुद्रिक स्थिति, दूसरी इसमें अपने सामुद्रिक स्थिति भी पढ़ सकते हैं, या निकटवर्ती देशों की स्थिति भी पढ़ सकते हैं। अब सामुद्रिक स्थिति में अगर अपने देखा जाए तो कुछ द्वीप होते हैं, कुछ जो है महाद्वीप होते हैं, कुछ प्रायद्वीप होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ये अलग अलग यानी कि क्षेत्र के अनुसार जो इनको निर्धारित करते हैं। अब द्वीपीय स्थिति है या तटीय स्थिति है या प्रायद्वीपीय स्थिति है या महाद्वीपीय स्थिति है, ये सारी स्थितियां जो होती है ये अवस्थिति को निर्धारित करती है। अब इसके बाद अपने देखते हैं उच्चावच। उच्चावच की जो प्रक्रिया है, अगर उच्चावच को देखा जाए, उच्चावच से मतलब है कि रिलीफ से मतलब कि जिस प्रकार से हम ऊंचाई पर जाते हैं, अपने अगर ऊंचाई पर जाया जाता है तो ऊंचाई पर हम मानते हैं प्रति 1000 मीटर पर जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है कम हो जाता है। 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। तो अपने ये मानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पर अपने जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। वायुदाब भी कम होता जाता है क्योंकि वायु जो है ऊपर जाने पर हल्की होती जाती है, इसलिए वायु का प्रेशर भी कम होता जाता है, जिसे अपने वायुदाब कहते हैं। और वायुदाब जो है महत्वपूर्ण, जो है किसी भी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी क्षेत्र में अनुकूलित होना है तो वायुदाब की स्थिति आवश्यक होती है। अब अपने ये मानते हैं कि भी जो उच्चावच होते हैं, उच्चावच के अनुसार अगर देखा जाए तो अपने अधिकतर जो है लगभग अपने अगर देखा जाए तो लगभग 26% भाग पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो पर्वतीय भाग पाए जाते हैं। 26% भाग पर्वतीय भाग पाए जाते हैं, जबकि सिर्फ 43% भाग जो है अगर अपने कहें तो मैदानी क्षेत्र आते हैं, मैदानी क्षेत्रों में आते हैं।
बाकी जो है पठारी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं उच्चावच के रूप में अपने ये कह सकते हैं कि उच्चावच मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और फिर पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। अब उच्चावच के बारे में अगर अपने अध्ययन करें तो उच्चावच में अगर देखा जाए तो जहां पर मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां पर अधिकतर जो है अपने कह सकते हैं कि सरल जीवन होता है या सरल जीवन, जिसे अपने कह सकते हैं सरल जीवन या सुगमता भरा जीवन कह सकते हैं। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जो है अपने ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से जो भी सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं मैदानी क्षेत्रों में अपने को मिलती है। जिस प्रकार से अगर अपने कहें कि मैदानी क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन की जो है व्यवस्था मिलती है, या अपने कहें कि मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई सुविधाएं अपने को मिलती है, तो अनेक प्रकार की सुविधाएं जो है मैदानी क्षेत्रों में मिलती है। आवागमन की सुविधा भी मैदानी क्षेत्रों में अधिक मिलती है। इसलिए जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या का अगर अपने दबाव देखें या जनसंख्या सर्वाधिक जो है वो मैदानी क्षेत्रों में मिलती है। दूसरा, जो भी सभ्यताएं पनपी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है या अपने कहे माया सभ्यता है या अपने कहे कि भी मिस्र की सभ्यता है, ये सारी सभ्यताएं विभिन्न नदी घाटियों के क्षेत्र में पनपी है, या अपने ये कह सकते हैं विभिन्न मैदानी क्षेत्रों में नदियों के आसपास पनपी है। तो इसका एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर इनको जो है सुविधाएं उपलब्ध होती है, सुविधाओं पर जो है यानी कि मनुष्य निवास करता है। इसी प्रकार से अगर मैदानी क्षेत्रों के जो और अगर सुख सुविधाएं अपने देखें तो मैदानी क्षेत्रों में कृषि करना आसान होता है, क्योंकि जो भी फसलें होती हैं वहां पर मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ मैदान भी अधिक पाए जाते हैं। उपजाऊ मैदान होने के कारण वहां पर खाद्यान्न का उत्पादन भी अधिक होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में जो है जनसंख्या का दबाव भी अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर अपने ये कहें कि भी जो पठारीय क्षेत्र है, अब जो पठारीय क्षेत्र है वो पठार जो होते हैं अपने ये मानते हैं कि पठार जो होते हैं वो चट्टानीय क्षेत्र होते हैं या चट्टान आधारित क्षेत्र होते हैं। चट्टानीय क्षेत्र जिसे अपने कह सकते हैं पठारों को चट्टानीय क्षेत्र होते हैं। और चट्टाने जो होती हैं अपने ये कह सकते हैं कि अधिकतर जो चट्टाने होती हैं वो बंजर भूमि के रूप में देखी जाती है, या अपने ये कह सकते हैं अनुपजाऊ क्षेत्र जो है चट्टानों में पाया जाता है। तो पठार जो है ये कह सकते हैं कि अनुकूलन के लिए जो है सही नहीं है, या जीवन यापन के लिए जो पठार सही नहीं होते। सिर्फ अगर ज्वालामुखी पठार अगर बने हुए कहीं पर, तो ज्वालामुखी पठारों पर जो है वहां पर जो मिट्टी है, मृदा है, उसके कारण जो है अपने ये कह सकते हैं कि वहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और वहां पर जो है जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार से अगर पर्वतीय क्षेत्रों की अपने बात करें, पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए, पर्वतीय क्षेत्र, तो पर्वतीय क्षेत्र ऐसे होते हैं दुर्गम क्षेत्र जिसे कह सकते हैं अपने दुर्गम क्षेत्र। दुर्गम क्षेत्र एक तो ये ऊंचाई पर अधिक होते हैं, इनकी ऊंचाई अधिक होती है। ऊंचाई अधिक होने के कारण आवागमन के लिए जो है बहुत ही कष्टकारक होते हैं, अपने ये कह सकते हैं बहुत ही दुर्गम होते हैं, यानी कि आवागमन इन पर बहुत ही कम किया जाता है। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु को अगर मैदानी क्षेत्रों से ऊपर तक ले जाया जाता है तो वो उसके लिए बहुत ही अपने ये कह सकते हैं कि भी उसके कारण जो है कष्टकारी, या अपने कह सकते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव या महंगी पड़ती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए जो हिल स्टेशन पर जो भी क्षेत्र हैं वहां पर अधिकतर जो है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा जो है वहां इनके जो भी सामान है, जो भी वस्तुएं हैं, दिनचर्या की जो भी वस्तुएं हैं वो सबसे महंगी वहां पर मिलती है, क्योंकि यानी कि उनको लाना ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जो है वहां पर यानी कि जीवन कष्टकारी होता है। दूसरा, वहां पर जो है कृषि कार्य जो किया जाता है वो सीढ़ीदार कृषि की जाती है। वहां पर सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीदार कृषि भी अपने जो है सीमित क्षेत्रों में अपने करते हैं, जहां पर यानी अपने ये कहते हैं कि उपजाऊ मैदान, जहां पर उपजाऊ क्षेत्र मिलते हैं या उपजाऊ पर्वतीय क्षेत्र मिलते हैं वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो अपने कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र भी जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बहुत कम जनसंख्या के क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम से कम जो है सुख सुविधाएं या सुविधाएं मिलती हैं। इस कारण जो है यहाँ पर अधिकतर जो है अपने अगर देखा जाए तो यहाँ यानी इस जलवायु के अंतर के कारण जो यहाँ पर जनसंख्या का निवास भी कम पाया जाता है। अब अगर अपने जो है तीसरे टॉपिक के रूप में अगर अपने देखें जलवायु के आधार पर अगर अपने बात करें, जलवायु, जलवायु जलवायु भी जो है मानव के रहन सहन को प्रभावित करती है। जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट की अगर अपनी बात करें तो पृथ्वी पर जो है अनेक कटिबंध पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर कटिबंध के रूप में उनको बांटा गया है। पृथ्वी को कटिबंध के आधार पर उनको जो है पृथ्वी को हम बांटते हैं। तो पृथ्वी पर अनेक कटिबंध है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर हम कटिबंध की बात करें तो कटिबंध जो है
मुख्य रूप से अगर देखा जाए 0 डिग्री, 0 डिग्री से अगर अपने ये कहें कि 23.5 डिग्री, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपने जो है ये मान सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपने उष्ण कटिबंधीय जोन में या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। इस क्षेत्र को अपने क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्षेत्र जो होता है इन दोनों के अपने ये कह सकते हैं कि जो यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, लाइन ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे अपने मकर रेखा कहते हैं। इनके जो बीच का क्षेत्र है इसे अपने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो जलवायु जो है इन क्षेत्रों में कौन सी पाई जानी चाहिए? यहाँ पर जो है अधिकतर अगर कहें तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर मिलती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर मिलती है। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु कौन सी होती है? जहां पर अपने ये कह सकते हैं कि वर्षा जो है अधिकतम वर्षा वहां पर पाई जाती है, अपने ये कह सकते हैं अधिकतम तापमान वहां पर मिलता है, या अपने कह सकते हैं कि वहां पर वायुदाब की अधिकता वहां पर अधिक रहती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र है, 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपने जो है कौन सा क्षेत्र कहेंगे? इस क्षेत्र को अधिकतर अपने जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, या इसे जो है अपने शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध अक्षांशों के आधार पर इसे अपने बांटते हैं शीतोष्ण कटिबंध, जहां पर शीत और उष्ण दोनों ही प्रकार की जो है ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती है। शीत और उष्ण या उपोष्ण कटिबंध इसको अपने कहते हैं। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो होती है वो वनस्पतियां भी शीतोष्ण प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो शीत और उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर यानी कि शीत ऋतु भी अधिक पाई जाती है और ग्रीष्म ऋतु भी यहाँ पर अधिकतर पाई जाती है। तो ये क्षेत्र जो होता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब अपने अगर बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है वो अगर देखा जाए तो वहां पर अधिकतर वर्षा भी यहाँ पर अधिक होती है। लगभग अपने ये कहे कि यहाँ पर वर्षा जो है लगभग 150 सेंटीमीटर से यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। और यहाँ पर तापमान की स्थिति भी जो है ग्रीष्म काल में तापमान की स्थिति यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान रहता है, और अधिकतर जो है शीतकाल में यहाँ पर लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहाँ पर पाया जाता है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यहाँ पर कहलाता है। इसी प्रकार से 66 डिग्री से अगर अपने बात करें 66 डिग्री से 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, और जो अगर अपनी बात करें 66 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है उसे जो है अपने यानी कि शीत कटिबंध में अपने उसको शामिल करते हैं। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध से मतलब कि यहाँ पर वर्ष भर जो है तापमान कम पाया जाता है, या अपने ये कह सकते हैं यहाँ पर तापमान में माइनस या ऋणात्मक तापमान यहाँ पर मिलता है। ऋणात्मक तापमान मिलने के कारण यहाँ पर अधिकतर जो है हिमपात होता रहता है। या और अगर अपने देखें अंटार्कटिका जो क्षेत्र है, अंटार्कटिका क्षेत्र में जो है जिसे जन शून्य क्षेत्र कहा जाता है वहां पर, या जिसे श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, तो वहां पर तापमान जो है यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम चला जाता है। इसी प्रकार से उत्तरी क्षेत्र के अगर अपने देखें अलास्का है, साइबेरिया है या ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, तो वहां पर भी जो है यानी कि ऋणात्मक तापमान पाया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ग्रीष्म काल का तापमान भी लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्रीष्म काल का तापमान भी लगभग 15-18 डिग्री के आसपास रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है तापमान बहुत ही कम पाया जाता है, और ये क्षेत्र जो है अधिकतर शीत कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। कुछ यानी कि जनजातियां यहाँ पर निवास करती है, जिस प्रकार से एस्किमो है, तो एस्किमो जनजाति जो है अधिकतर साइबेरियाई क्षेत्र में या अलास्काई क्षेत्र में या ग्रीनलैंड के क्षेत्र में जो है इस प्रकार की जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। तो कहने का मतलब जलवायु के आधार पर भी जनसंख्या का अपने ये कह सकते हैं कि वितरण पाया जाता है, या अपने ये भी कह सकते हैं कि भी मानव जो है जलवायु के अनुसार भी जो है वितरित होता है, या जलवायु के अनुसार जो है उसका वितरण हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें जलवायु की,
तो कुछ विद्वान ये कहते हैं, जिस प्रकार से कुमारी सैमपुल ने कहा है कि पर्यावरण के सभी भौगोलिक कारकों में जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। सभ्यता के आरंभ और उद्भव में जहां आर्थिक विकास का संबंध रहता है, वहां जलवायु एक वृहत शक्तिशाली तत्व है। तो कहने का मतलब अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जलवायु मुख्य रूप से यानी कि एक वृहत शक्तिशाली क्षेत्र होता है जहां पर सभ्यता और जलवायु पाई जाती है। तो सभ्यता और जलवायु महत्वपूर्ण अपने घटक के रूप में इसको अपने शामिल कहते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने हंटिंगटन की बात करें तो वो कहते हैं मानव पर प्रभाव डालने वाले सभी तत्वों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावशील है। यानी मानव पर प्रभाव डालने वाली जो यानी कि अगर देखें वस्तु है या कोई तत्व है तो वो जलवायु महत्वपूर्ण है। यानी कि जलवायु के अनुसार मनुष्य जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से जलवायु जो है, मैदानी क्षेत्रों की जलवायु अलग पाई जाती है। अपने ये कहते हैं कि जो पठारी क्षेत्र है उनकी जलवायु अलग पाई जाती है, या अपने कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु अलग पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यानी कि जैसे अपने ये बात करें कि पर्वतीय क्षेत्रों पर वर्षा भी अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो मानसूनी पवनें इनको रोक कर जो है अपने जो है वर्षा करने में सहायक होती है। इसलिए अगर अपने बात करें भारत के अंदर ही तो मासिन राम क्षेत्र जो है या चेरापूंजी जो क्षेत्र है वहां पर यानी कि सर्वाधिक वर्षा होती है। वहां पर लगभग अगर अपने वार्षिक वर्षा की बात करें तो 1100 से 1300 सेंटीमीटर वर्षा वहां पर होती है। कारण वहां पर जलवायु जो है पर्वतीय जलवायु है, या अपने ये कह सकते हैं पर्वतीय जलवायु में वर्षा की अधिकता पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें कि भी विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जलवायु के जो तत्व हैं वो जलवायु के तत्व जिस प्रकार से अपने कहते हैं तापमान है, सूर्य ताप है, या अपने ये कहें वर्षा है, आर्द्रता है, पवने हैं, वो सारी जो है मानव को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से ये मानव को प्रभावित करते हुए अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। जिस प्रकार से अपनी बात करें कि वनस्पति की हमने बात की थी वन संसाधन के अंतर्गत, ये अनेक प्रकार की जिस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है या उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, समशीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, या अपने कह सकते हैं शंकुधारी वनस्पति पाई जाती है। तो ये सारे जो है वन संसाधन की अलग अलग प्रकार की वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति जो है, प्राकृतिक वनस्पति भी जो है इनसे प्रभावित होती है। अपने ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का तत्व भी प्रभावित पाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति, अब प्राकृतिक वनस्पति जो होती है विभिन्न प्रकार के वन संसाधनों को अपने जो है प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत शामिल करते हैं। वन संसाधन जो होते हैं, जिस प्रकार से हम कई बार बात करते हैं मरुद्भिद वनस्पति जो रेगिस्तानी वनस्पति कहलाती है, मरुद्भिद वनस्पति। अगर अपने बात करें सहारा रेगिस्तान की बात करें, गोबी के मरुस्थल की बात करें, या अपने जो है थार के मरुस्थल की बात करें, तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में अधिकतर जो है जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति जो है मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर अपने ऊंचाई पर जाए, जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि भी उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है, जो जिसे अपने पर्णपाती वनस्पति भी कहते हैं, कि कहने का मतलब कि जब भी यानी कि ग्रीष्मकाल की स्थिति उत्पन्न होती है या तो इनमें जो है पत्तियां आ जाती है, और जैसे शीतकाल की स्थिति आरंभ होती है तो ये इनकी पत्तियां जो है गिर जाती हैं। ऐसे जो वृक्ष होते हैं वो वृक्ष अधिकतर जो है आर्थिक क्रियाओं के लिए भी अपने जाने जाते हैं, आर्थिक क्रियाओं के लिए भी महत्वपूर्ण वृक्ष वो कहलाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति में विभिन्न प्रकार के जो अपने घास क्षेत्र भी आते हैं, जिस प्रकार से स्टेपीज है, सवाना है, या अपने कैसे डाउन्स हैं, ये सारे जो है यानी कि जो है घास या पंपाज है, ये घास क्षेत्र भी यहाँ पर भी घासें अधिकतर पाई जाती हैं जो महत्वपूर्ण रूप से जो है उस प्रकृति को प्रभावित करती है। वहां पर मनुष्यों को भी या मनुष्यों के निवास स्थल को भी वो प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से अनेक अगर अपने देखें पार्कलैंड क्षेत्र भी बहुत से क्षेत्रों में पार्कलैंड क्षेत्र भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि यानी कि घास के मैदानी क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां पर यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं, जिस प्रकार से अपने कहते हैं शंकुधारी वन है, या अपने कह सकते हैं भूमध्य सागरीय वन है। तो ये वन भी अधिकतर यानी कि अधिक ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। इनमें अगर अपने देखा जाए अनेक आर्थिक प्रकृति से संबंधित या आर्थिक क्रिया से संबंधित मनुष्य के रूप में इनके वन पाए जाते हैं। जैसे अपने कह सकते हैं सप्रूस है, देवदार है, एल्डर है, या मैपल है, या ये सारे जो हैं
यानी कि उद्योगों के लिए भी उपयुक्त वन कहलाते हैं। तो ये उद्योग जिस प्रकार से कागज उद्योग है या लुगदी उद्योग है या कपड़ा उद्योग है या आपने कह सकते हैं नकली रेशम बनाने के उद्योग है या प्लास्टिक बनाने के उद्योग है, रबर उद्योग है, उन सभी में जो है ये इस प्रकार की वनस्पति काम में ली जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति भी मुख्य रूप से जो है विभिन्न रूप से मनुष्य को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से कुछ जैविक कारक अगर अपने देखें, जैविक कारकों का अगर देखा जाए, जैविक कारक में होते हैं जो यानी कि जीवों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव जो है वनस्पति के प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। ये सभी जीव जंतु जो है किसको प्रभावित करते हैं? पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं और मनुष्य को भी ये प्रभावित करते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को ये प्रभावित करते हैं। जंतुओं में अगर अपने ये देखा जाए कि गतिशीलता की दृष्टि से वनस्पति में श्रेष्ठता होती है, यानी कि जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है। उस गतिशीलता के कारण अनेक प्रकार के जंतु जो है, अनेक जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। जिस प्रकार से वनों के जंतु हैं या घास भूमि के जंतु हैं या अपने ये कहें कि मृस्थलों के जंतु हैं, ये सारे जंतु जो है यानी कि अपने वातावरण के अनुसार जो है मनुष्य को प्रभावित करते हैं। या अपने ये कह सकते हैं कि भी टुंड्रा प्रदेश के जंतु हैं, ये सारे जंतु जो है वातावरण के अनुसार सभी को प्रभावित करते हैं, मनुष्य को प्रभावित करते हैं। तो जैविक कारकों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जैविक कारक मुख्य कारक कहलाते हैं और जंतुओं के ये सामान्य पर्यावरणीय लक्षणों के अनुसार विकसित होते हैं। अब अपने ये कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं या पर्यावरणीय लक्षण है उनके अनुसार वो विकसित होते हैं। जिस प्रकार से रेगिस्तानी क्षेत्रों के जंतु हैं या अपने ये कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के रेगिस्तानी क्षेत्रों के जो जंतु है वहां पर अधिकतर रेप्टाइल वर्ग के जंतु अधिक पाए जाते हैं या ऐसे जंतु वहां पर अधिक पाए जाते हैं जिनको जो है जल की आवश्यकता कम होती है। या अपने कह सकते हैं वहां पर कंगारू चूहा या जेबी चूहिया जो है वहां पर अधिकतर जंतु इस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे जंतु जहां वे जंतु जो है उस पर्यावरण के अनुसार वो उनको प्रभावित करते हैं और ये सभी जीव जंतु जो है जैविक कारकों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये सभी जीव जंतु प्राकृतिक कारकों को या अपने कह सकते हैं जलवायु के क्षेत्र को जो है मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं और जलवायु जो है इनके द्वारा जलवायु जब प्रभावित होती है मनुष्य भी इनसे प्रभावित होता है। तो जैविक कारक मुख्य रूप से जो है इनके परिवर्तन के मुख्य आधार होते हैं। इसके बाद में अपने देखते हैं मृदा कारक या सॉइल। मृदा कारक या मिट्टी जो होती है वो प्रमुख रूप से अगर देखी जाए तो मिट्टी जो होती है वो प्रमुख रूप से